अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इसराइल के हमले के बाद और कतर के जवाबी रद्द-ए-अमल से यूं लग रहा था कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल को उसकी जारियत के लिए जवाबदेह ठहराएंगे और फिर ओआईसी का हंगामी इजलास भी बुलाया गया जिसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। मगर एज ऑलवेज तमाम मुस्लिम ममालिक ने सिवाय जुबानी जमा खर्च के इसराइल की जारियत को रोकने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान नहीं तश्कील दिया जा सका। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए इसराइल के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई, कोई रिएक्शन नहीं दिया गया और इसका नुकसान क्या होगा? इस पर सलीम बुखारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट हम बात करेंगे संडे को पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रेफरी की बायसनेस और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया था कि अगर इस रेफरी को चेंज ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप से वॉकआउट कर जाएगा। नाउ आईसीसी ने पाकिस्तान का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, तो पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्या वाकई ही एशिया कप से दस्तबरदार होने जा रहे हैं और आइंदा मैचेस नहीं खेलेंगे? इस पर बुखारी साहब से डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है, जिसके बाद वो अपनी ही पार्टी पर शदीद बरस पड़े हैं। इतनी ज्यादा डिवीजन के साथ तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में कैसे सर्वाइव करेगी? डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, जब ओआईसी का हंगामी इजलास बुलाया, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, हमें यूँ लग रहा था, हम इवन सब मुस्लिम ममालिक और सब मुसलमान ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का प्लान जो है वो तश्कील दिया जाएगा, कोई मिलिटरीली कोई एक्शन लिया जाएगा, रिएक्शन दिया जाएगा इसराइल की जो जारियत है उसके खिलाफ। लेकिन ये तो सिर्फ जुबानी कलामी बातें हैं एज ऑलवेज। देखिए, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, वो गालिब ने कहा था ना कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। तो गुस्सा तो बहुत है, दिल भी बहुत कुछ चाहता है, कह भी चुके हैं बहुत कुछ हम और आज भी बहुत कुछ कहेंगे यकीनी तौर पर। लेकिन जो मंजरनामा हमारे सामने है उसमें क्या हुआ है अब तक? वार्म हग्स, बोथ साइड किसेस, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज एंड दैट्स ऑल। आप उनका एलामिया उठा के देख लीजिए, इसमें सफारती अल्फाज के मजमूए के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल मुज़म्मती बयानात, यकजहती के दावे, अमन की राह में इसराइल रुकावट, कतर को जवाबी इक़दाम के लिए यकीन दहानी, सब सफारती ढकोसले हैं। इट मीन्स नथिंग। तो एक तो ये कि इससे जो तवक्कात थी वो क्या थी, वो भी मैं साथ साथ बताता चलूँ। इससे हमें तवक्कात ये थी कि इब्राहिम अकॉर्ड को उठा के फेंक देंगे कि हेल विद यू। एक दूसरा है कि वो मुस्लिम ममालिक जिनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, वो अपने ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर देंगे। इसराइल के साथ निपटने के लिए एक मुश्तरका फौज जो है वो तश्कील दी जाएगी। मगर अमेरिका के इन सब ने एक लफ्ज़ इस हवाले से नहीं कहा। ये आपके सामने है। और मजीद आगे चलूं मैं तो किसी एक को तौफीक हुई कि उसने अमेरिका का नाम लिया हो इस पूरी सूरत हाल में, इस पूरी कॉन्फ्रेंस में जी, कि इसराइल ये सब कुछ नहीं कर सकता अगर अमेरिका की सपोर्ट ना हो। इसराइल ने ये सब कुछ सिर्फ उस वक्त किया जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया। ये कहा किसी ने? जुबान टूटती है सबकी। और मैं इससे आगे जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादती हो जाएगी। देखिए, गुजारिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है जिसका आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में। उसमें उन्होंने इसराइल के जितने इक़दामात हैं उनको नस्ल कुशी से के मुतरादिफ करार दे दिया है। और न सिर्फ ये कि इसने पूरे अमेरिका और यूरोप के जो हामी हैं इसराइल के, उन सब को चौक में नंगा कर दिया है कि ये नस्ल कुशी हो रही है, जारी है और इसके रुकने का कोई इम्कान नहीं है जी। एक दूसरी बात ये है कि ये जो नावी पहले जो इस कमीशन की सरबराह थी, जो इंक्वायरी कमीशन था, उन्होंने कहा कि जुल्म की इंतहा ये है कि वो लोग जो जान से हाथ धो बैठे, उनमें निसफ से ज्यादा तादाद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता जी। लेकिन बुखारी साहब, इस रिपोर्ट का प्रैक्टिकली कोई असर पड़ेगा? क्योंकि नेतन्याहू तो यूं लगता है कि वो बालातर इन सारी चीजों से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ एक फर्क पड़ेगा जो बेनिफिट मैंने लिया है। मेरे नजदीक नेतन्याहू की बेगैरती, बेहयाई, दोगलापन, ढीठ हठधर्मी और ज्यादा वाज़ेह हो गई है कि वो जो हम समझते थे वो अब साबित कर दिया उन्होंने रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट मैंने आपने तो नहीं बनाई ना किसी मुस्लिम मुल्क के बंदे ने बनाई है। ये इंडिपेंडेंट लोगों ने बनाई है और उन्होंने कहा है कि ये नस्ल कुशी हो रही है। ये तो अब कहा है ना। आ जाइए, वापस चलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। उन्होंने तो आज से 1 साल पहले
बल्कि एक साल से भी ज्यादा पहले कह दिया था, डिक्लेयर कर दिया कि था दिस कि he's a मैन criminal. कॉल्ड नेतन्याहू Yes. इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, ये Yes. कहा था। उसके वारंट की गिरफ्तारी जारी किए थे। डूब मरना चाहिए उन तमाम यूरोपीय ममालिक को, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के ममालिक को, जिन्होंने उनको दौरों की दावत दे के रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल किया। ये है मुनाफिकत की इंतहा अमेरिका और यूरोप के मुल्कों की। जी एनीवे, बुखारी साहब, हमने भी बात की तमाम मुस्लिम ममालिक ने जो है सफारती तौर पर यकजहती का इजहार किया है, लेकिन शायद जिस मुल्क के अगेंस्ट कोई जारियत की जाती है, जिसकी सॉवरेनिटी को पामाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या कुछ करना होता है तो उस मुल्क ने करना होता है। लेकिन कतर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि वो उसकी तरफ से कोई रिएक्शन जो है हमें सामने नहीं आ रहा। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया से हम तक पहुंच रही हैं। जी, अगर उन बातों का एतबार किया जाए तो फिर तो लगता है कि कतर हैज़ रिएक्टेड। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि कतर ने अमेरिका से कहा कि अड्डा खाली करो, फुटो यहाँ से जाओ। अगर ये हो जाए तो मैं कहूँ, मैं सलाम करूँगा इन कतर की लीडरशिप को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन बुखारी साहब, उन्होंने तो जब मीटिंग हुई है कतरी वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने तो उसमें कहा कि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल इस तरह की चीज़ों से इफेक्ट नहीं होंगे, बड़े बरादराना ताल्लुकात है। ट्रंप यही कह रहे हैं कि इत्तेहादी है। तो फिर मुझे ये बताइए, इन मुल्कों की गुलामी कैसे ख़त्म हो सकती है फिर? अगर अपने ऊपर हमला करवा के, अपनी सॉवरेनिटी को चैलेंज करवा के वो जाके अमेरिका में बैठ के यकीन दहानी कराएंगे उनसे कि हमारे ताल्लुकात आपके साथ ख़राब नहीं होंगे, तो फिर मुझे बताइए कि हम खड़े कहाँ हैं? लेकिन बुखारी साहब, इनके पास इतनी इक्विपमेंट है, 36 राफेल हैं, इवन अदर देन अमेरिकन इनके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये क्यों जो है उसको यूज़ नहीं करते इसराइल के अगेंस्ट? परसों बड़ी तफसील से, कल गालिबन हमने कहा नहीं था कि क्यों ये नहीं बोलते। जी, ये इसलिए नहीं बोलते कि इन सबको मौत की तरह ये यकीन है कि अगर हमने अमेरिका को नाराज कर लिया तो हमारी हुकूमतें गई, और ये साबित हो चुका माजी में। आपको अरब स्प्रिंग की बात मैं सुनाऊं तो आपके सामने क्या बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स का क्या हाल हुआ। लेकिन बुखारी साहब, यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन अगर ड्रॉ करूँ तो हम पाकिस्तान की भी एग्जांपल है। पाकिस्तान शायद इन ममालिक की तरह, अरब ममालिक की तरह इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना हमारे पास ऑयल के रिसोर्सेज है जैसे उनके पास है, लेकिन स्टिल जहाँ पर बात हमारी इंटरेस्ट की और हमारी सॉवरेनिटी की आती है, वहाँ पर चाहे भारत हो या कोई भी मुल्क हो, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। लेट मी टेल यू दैट व्हाई इज इट सो, बिकॉज़ वी आर ए न्यूक्लियर पावर। Yes. Don't forget. This is the thing. तो बुखारी साहब, ये लोग, ये सारे मुल्क अपनी फौज क्यों नहीं क्रिएट करते? क्या इनको ये खौफ है कि वो फौज इनकी ही हुकूमतें खत्म कर देगी जो इतनी देर से इनकी एक डायनेस्टीज चल रही हैं? Absolutely, you are right. मुझे खुशी है कि आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है। यस, ये बिल्कुल समझते हैं और इसीलिए किराए की फौज को ज्यादा पैसे दे लेते हैं। आप ये देखिए ना कि सऊदी अरब में जो तेल के कुएं हैं, यानी जो प्लांट्स हैं, उसके ऊपर अमेरिकन पैरा दे रहे हैं। दे डोंट ट्रस्ट इवन देयर ओन पीपल। यही हाल उनकी हुकूमतों का भी है। वो समझते हैं कि अमेरिका बहादुर नाराज तो सब कुछ गया। जी, जब तक वो इस सोच से नहीं निकलेंगे, मैंने कहा पहले शुरू में कि ये अमेरिकी जो हैं, इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ अमेरिका के खिलाफ नहीं निकला है। हालांकि मैं वसूख से कह के डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि नेतन्याहू कैन नॉट डेयर do anything unless it has the tacit support of the Americans. जी, उसकी वेपनरी सारी उसकी है, उसके जहाज सारे उसके। आप देखें ना, क्या ट्रंप नहीं आया था F-35 लेके ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, बिकॉज ईरान की और इसराइल की जंग लगी हुई थी। जी, तो क्या ये काफ़ी नहीं है साबित करने के लिए कि उसने अपनी एयरफोर्स चौंक दी थी उस लड़ाई में? एनीवे, हैविंग सेड दिस बुखारी साहब, अभी आपने ईरान की बात की है। ईरान और पाकिस्तान ने कुछ ऑप्शंस दी थी जो कि शायद, जिसकी बात आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में उससे पहले ही की थी कि शायद एक टास्क फोर्स बनाई जाए या इस तरह का कुछ किया जाए, एक ऑपरेशन रूम बनाने की बात हुई कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो इसराइल के अगेंस्ट लिया जा सके, लेकिन वो सारी बातें एलामिये में तो हवा हो गई हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, हमें बताया नहीं जाता इस तरह से ना, लेकिन एक मुल्क है जिसका नाम ईरान है, जिसने ये मुश्तरका एलामिया रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा जिस इलामिये में दो रियासती हल की बात हो, उसको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? बिकॉज ये तो नाजायज काबज है। इसराइल का तो कोई राइट ही नहीं है फलस्तीन की सरजमीन पे। इसको कहते हैं जुरत। क्या कर लिया किसी ने जी ईरान का? वहां कॉन्फ्रेंस में शरीक थे उसके प्रेसिडेंट भी और लारीजानी भी, उसके बावजूद उन्होंने उसका मुश्तरका एलामिया रिजेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड करेज, दिस इज कॉल्ड नेशनल इंटेग्रिटी। मैं आगे ना मुझसे बढ़ाना है इसके बाद, क्योंकि बात फिर चल निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, बात खत्म नहीं हुई अभी। पहली बात तो यह है कि ट्रंप अपनी इस नाजायज औलाद कॉल्ड नेतन्याहू के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
हमास ने कहा है कि वो यरगमालियों को मार देंगे। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह फायरिंग हो रही है, जिस तरह बमबारी हो रही है, उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बुखारी साहब, वो ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि हमास जो है यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एट द सेम टाइम हमने तो कुछ दिन पहले ये खबर देखी थी और इंटरनेशनल मीडिया सारा इसको रिपोर्ट कर रहा था कि हमास एग्रीड टू दिस, कि डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो हम उसके साथ एग्रीड है कि हम तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ना कि वेस्टर्न प्रेस आपको कभी सच नहीं बताएगी और हमारे वाले डर के हमारे सच नहीं बोलते जी। बात एक ही है। मैं आपसे कहूँ ना कि मैंने ये लिखा कि ट्रंप कहते हैं यरगमालियों की जिंदगी को तो खतरे में डालना इंसानी अलमिया है। डूब के नहीं मरता कोई शख्स ये कहते हुए कि 66,000 लोग शहीद कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी कर दिए गए। इंसानी अलमिया नजर ही नहीं आया। अलामी नजरिया उन 13-14 बंदों के ऊपर है सारा जी। ये है हाल इस मुल्क की, इस दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका की लीडरशिप का। ये है हाल उनका। आगे चलिए। मेरा ख्याल ये है, उन्होंने, ट्रंप साहब ने ये भी फरमाया अब कतर पे हमला नहीं करेगा वो। इसका मतलब ये जो पहला किया था वो आपकी मर्जी से हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इजरायली एहलकार ने कहा था बिल्कुल कि हमने उनको न सिर्फ ये बता दिया था बल्कि अमेरिका ने हमारी मदद की है इस हमले के लिए। बुखारी साहब, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि मुझे लगता है कि नेतन्याहू और इसराइल तो अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। इवन आज नेतन्याहू जो है वो मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो अमेरिकियों को कह रहे थे कि आपके पास जो डिवाइसेज हैं, इसराइल आपको इतने फवायद पहुंचाता है, तो वो ही वाज ट्राइंग टू प्रेशराइज। मैंने एक दफा पहले आपके साथ प्रोग्राम में मिसाल दी थी। मैं एक मिसाल सिर्फ इसलिए रिकॉल करना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त वो बहुत रेलिवेंट है जी। हिलरी क्लिंटन थी फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो तशरीफ लाई अपने इसराइल के दौरे पर। उस वक्त भी स्क्रिमशिश चल रही थी। एयरपोर्ट के ऊपर एक छोटी सी सेरेमनी होती है, अराइवल सेरेमनी जिसको हम कहते हैं। उसमें इसी नेतन्याहू ने उनसे ये कहा था कि अगर आप फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करने और उनका कत्लेआम रोकने के लिए आई हैं तो आप यहीं से वापस चली जाएं जी, क्योंकि ये हम नहीं रोकेंगे। इतनी ढिठाई। किधर थी मुस्लिम वर्ल्ड उस वक्त? किधर था ज़मीर यूरोप का और अमेरिका का? तो ये पहली दफा नहीं है। दिस इज अ कंसिस्टेंट पॉलिसी जी। फिर एक बात दोहरा दूं, ये अमेरिका हो चाहे यूरोप हो चाहे इसराइल हो, ये मुसलमानों से काहे का बदला ले रहे हैं? इसलिए कि इनको यहां जगह दी थी रहने के लिए। हमने नहीं किया था होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट तो क्रिश्चियन का मुल्क ने किया था। हिटलर वाज ए क्रिश्चियन जी। उस रोने के ऊपर तो पाबंदी है कि होलोकॉस्ट की बात नहीं होगी जी। बुखारी साहब, कोई इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइनियन स्टेट बन सके, इसकी क्या आपको लगता है कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस चीज के ऊपर भी नहीं आ रहे हैं कि शायद कोई 2 रियासती हल जो है वो मुमकिन हो सके। वो तो कब्जा करने के मूड में है। हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि मूड में है बल्कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं। यस। यानी गजा के वस्त में उसकी अफवाज टैंक्स लेके घुस गई हुई है। जितनी भी उनकी स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स जो कोई बच गई थी कुछ, उनको तबाह किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नींद सोई हुई है। पूरी दुनिया है। जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं इसलिए कि इतना बड़ा इंसानी अलमिया पिछले 2 साल से जारी है, किसी के पेट में कोई दर्द नहीं हुई जी। बुखारी साहब, इस जारियत के बाद जिस तरह का रिएक्शन आपने बताया कि सिर्फ जुबानी कलामी बातें मुस्लिम ममालिक की जानिब से की गई हैं, 57 ममालिक जो है वो इस OIC के इजलास में शरीक थे, लेकिन कोई रिएक्शन जो है वो देने में या कोई एक्शन प्लान बनाने में नाकाम रहे हैं। तो बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इससे इंटरनेशनली क्या इमेज जाएगा इन सारे अरब ममालिक का और मुस्लिम ममालिक का? देखिए, जो तो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, अरब लीग थी और OIC वो थी, उसको तो मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में इम्पोर्टेंट करार दे चुका हूँ जी। उनके तो पल्ले कुछ नहीं है, ना वो कर सकते हैं कुछ, ना आज तक उन्होंने किया कुछ। चाहे वो कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, मोदी की हुकूमत कर रही हो या बीजेपी की हुकूमत कर रही हो या कांग्रेस की हुकूमत कर रही हो, एक लफ्ज़ नहीं बोले। वही ज़मानी जमा खर्च जिसको कहते हैं, बयान दे दिया जारी, और बयान देने के बाद समझते हैं हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया जी। तो इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नहीं होना। लेकिन अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा इत्मीनान मुस्लिम लीडरशिप से उठ गया है।
ये कभी भी अपना दिफा नहीं कर पाएंगे, बाकी तो छोड़ दें किसी का क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर हल क्या है? ये मुस्लिम ममालिक से हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो कोई रिएक्शन दे सकें, फिर एट द सेम टाइम हमने देखा कि यूएन भी जो है वो इसके अगेंस्ट कुछ करने में नाकाम रही है। मतलब फिर किया क्या जा सकता है, कैसे हमने एक उड़ती उड़ती सी बात सुनी थी जिसकी बाज़गश्त हमें इसहाक डार के बयान से भी मिली थी कि एक मुश्तरका फौज बना लें, और किसी ने उस पर कहा कि इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में रख लें और फिर देखें क्या तमाशे होते हैं, फिर कहें कि इसराइल से के घुस के दिखाए जरा वहाँ। अब ये उड़ती उड़ती बात जो है ये बिल्कुल हक़ाइक़ के करीब तर है। बुखारी साहब, आपको वाकई लगता है कि कोई नेटो जैसी फोर्स जो है वो ये मुस्लिम ममालिक बना सकते हैं? इनके तो अपने इतने डिफरेंसेस हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं इन ममालिक के दरमियान। देखिए वो सारे डिफरेंस जो हैं वो अमेरिका की साजिश के तहत तख्लीक किए गए हैं। मुसलमानों के अंदर क्या इख्तलाफ हो सकता है मुझे बताइए? खुदा एक है, किताब एक है, नमाज एक है, रोज़ा एक है, जहाद का हुक्म एक है, तो बुनियादी झगड़ा तो कोई नहीं है। अगर वो नेक नीति से अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके कोई एक ऐसी कुव्वत बनाने का सिर्फ ऐलान कर दें तो आप देखिएगा कि क्या गुजरती है अमेरिका के ऊपर भी, और क्या देखिए एक दुनिया थी जहां अमेरिका सिर्फ अकेला बहादुर फिरता था, दंदनाता हुआ इस दुनिया के अंदर, और उसने जितने जुल्म किए हैं, चाहे वो इराक था, चाहे वो अफगानिस्तान था, चाहे वो वियतनाम था, चाहे वो कंगो था, चाहे वो इरिट्रिया था, चाहे वो सूडान था, नेम इट, चाहे वो लिबिया था, चाहे वो यमन था, कहाँ कहाँ क्या नहीं किया जी। वो दौर अब नहीं है। नाउ अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर, यस, देयर आर टू मोर, रशिया एंड चाइना, एंड दे आर टुगेदर, मल्टीप्लाई देम एंड देन सी हाउ स्ट्रांग दे आर। सो अमेरिका तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा था उससे बचने की, लोगों को अपने करीब लाने की, चीन से दूर करने की, वो तो गई रहे एक तरफ जी। अब ये जो ब्लॉक बनने की तवक्को हो रही है पैदा, दैट इज द सोल्यूशन। जी बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ये एलामिया आया, और फिर आपको क्या लगता है कि इससे तो ये अखज़ नहीं किया जाना चाहिए कि तमाम मुस्लिम अरब ममालिक ने इसराइल की रीजनल बुली को तस्लीम कर लिया है? देखिए, और इसके अलावा कुछ कह के दिखाएं मुझे आप, इस्लामियों के सामने रखें और मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या है। जी, मैंने कहा ना आपसे, हम यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं, चीख चीख के अपना दिमाग खराब कर लिया हमने कि अमेरिका जो है वो अगर सपोर्ट न करे तो नेतन्याहू घंटों की मार है जी। किसी ने अमेरिका के बारे में एक लफ्ज़ कहा, इंक्लूडिंग आवर्स, को हम भी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है जी। 2-3-4 बातें सख्त हैं कि प्रैक्टिकल काम जब तक नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसमें कोई 2-3-4 एनकरेजिंग जुमले थे कि जब तक आप सबक नहीं सिखाएंगे इसराइल को, कभी भी ये मामला इस तरह से हल होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमारी भी ज़बानें उसी तरह बंद है जिस तरह बाकियों की बंद है। जी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बुखारी साहब, संडे के मैच के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ उसमें पाकिस्तान रेफरी ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से जो हैंडशेक करने से मना किया, दोनों टीम्स भारत की जानिब से मना किया गया, तो बुखारी साहब इसके बाद पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि अगर ये रेफरी चेंज नहीं किया जाता तो पाकिस्तान आइंदा मैचेस नहीं खेलेगा। अब भारतीय वेबसाइट ये दावा कर रही है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का ये मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। तो फिर अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर क्या पाकिस्तान वाकई एशिया कप से वॉकआउट कर जाएगा और आइंदा मैचेस नहीं खेलेगा? देखिए, सूरत हाल बहुत संगीन है। जो कुछ मैच रेफरी ने किया, इट्स अनकॉल्ड फॉर। आज तक क्रिकेट की दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। ए मैच रेफरी इज नॉट सपोज टू पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू द कैप्टन्स, नो, ये उसका काम ही नहीं है। अगर उसने ये किया है, इट्स अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड ऑल द प्रिंसिपल एंड द लॉज ऑफ द आईसीसी। ठीक हो गया? लिहाजा इसके अंदर हमारा मुतालबा जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि एक ऐसा बंदा जो ये कह रहा है, ये कर रहा है, उसको आप फारग करें, वरना हम टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने उनको कन्वे किया कि क्या ये पैगाम जो है ये आया है कि आपने हैंडशेक नहीं करनी। दूसरी बात ये है कि इसने इब्तिदा की, इंडिया के खिलाड़ियों ने जिल्लत की इंतहा कर दी। वो जब मैच जीत गए वो, तो नॉर्मल ये नॉर्म है क्रिकेट की, यानी तारीख और रवायत है कि जीतने वाली टीम जो है वो बाकी फील्डिंग वाली टीम हो या प्लेयर्स हो, उनके साथ शेक हैंड करती है सारी टीम के साथ। ठीक है? उन्होंने ये भी नहीं किया, इतने वो प्राउड थे। फिर उन्होंने एक और चीज़ ये की कि क्रिकेट की दुनिया में सियासत ले आए घसीट के। उन्होंने वहाँ जिक्र किया
ऑपरेशन सिंदूर का डूब मरना चाहिए पहले तो उनको ये जिक्र करते हुए, इसलिए बिल्कुल। कि जो जूत पड़े हैं उनको, वो उनकी पूरी कौम चिल्ला चिल्ला के मान रही है और मोदी की जिंदगी हराम की हुई है उन्होंने। जी। यहाँ बैठ के कहते हैं मैं डेडिकेट करता हूँ उस ऑपरेशन सिंदूर के। जी। तो अगर हमने डेडिकेट कर दिया वो मई की जंग जो है 10 मई वाली, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। मतलब ये है कि इन चीज़ों को तो खेल से दूर रखना है, सियासत को घसीट लाना और अपनी जो हिंदुता है उसकी पॉलिसियों को खेल में लेके आना। ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर मैं कह रहा हूँ, पहली दफ़ा नहीं है, हिंदुस्तान ये हमेशा करता है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी ये सवाल जो है वो उठाया था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आईसीसी का रोल जो है वो बहुत अरसे से कंट्रोवर्शियल है जी, क्योंकि उसके ऊपर हिंदुस्तान का कब्जा है। वो चाहे अजय शाह हों चाहे अमित शाह हों, एक से हैं। पाकिस्तान दुश्मनी जो है उसका कोई मौका वो ज़ाया जाने नहीं देते हैं। जी, खुद ऐसी ऐसी घटिया हरकतें की हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। कभी कहते हैं वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान आ रहा है वहाँ, कभी कहते हैं हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनके साथ चूँकि ये दहशतगर्द मुल्क है। एक के बाद दूसरा बहाना, क्रिकेट में सियासत, बीजेपी का गंद, हिंदुत्व का गंद लेके आने की का क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तानी टीम को है, कोई दूसरा मुल्क ये नहीं करता। एशिया की क्रिकेट में आप देख लीजिए, सारे मुल्क जो हैं इख्तिलाफात किस में नहीं है। हम में और बांग्लादेश में इख्तिलाफात थे, वो तो अब ख़त्म हुए हैं ना, लेकिन कभी इसका मुजाहरा ग्राउंड पर नहीं हुआ। श्रीलंका के और इंडिया के ताल्लुकात की नौयत देख लें आप, लेकिन कभी इसका मुजाहरा ग्राउंड में नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ जो जिल्लत उन्होंने की है बुखारी साहब, अगर पाकिस्तान वॉकआउट कर जाता है, इन मैचेस से दस्तबरदार हो जाता है, तो क्या उसका पाकिस्तान की क्रिकेट पर क्या असरात होंगे? क्या कितना नुकसान होगा? या पहली बात तो ये कि हमें तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन जो इस टूर्नामेंट को और इसके ऑर्गेनाइजर को नुकसान होगा उसका सोचिए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जिस टूर्नामेंट में ना हो, उस टूर्नामेंट के अंदर फिर फाइनेंसर्स और स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। आपने एक चीज़ नोट की, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की किट के ऊपर कोई स्पॉन्सर नहीं है। इसकी क्या वजह है बुखारी साहब? उनको पता था अगर हमने स्पॉन्सरशिप कर दी और कहीं इंडिया को मैच हार गया तो जो जूत पड़ेंगे और जिस तरह घर जलाए जाएंगे और जिस तरह घिराव होगा, इसकी बेपनाह मिसालें हैं। ये भी हिंदुस्तान में ही होता है और कहीं नहीं होता है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है। बुखारी साहब, इस पे पाकिस्तान ने तो क्या ही करना है, जो भारत के अंदर से तनकीद हो रही है, जो उनकी दुर्गत बन रही है। जी बुखारी साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा ख्याल है इसमें तो किसी इजाफे की जरूरत ही नहीं है कि एक वहाँ के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर ये सब कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये हाल है उनका कि मैच तो खेल लेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं जाने देंगे करतारपुर में अपनी पिलग्रिमेज के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसने जिस तरीके से भिगो के जूतियां मारी हैं, चाहे वो फिल्म की रिलीज का मामला था, चाहे वो मैच भाई मैच आप खेलने लग गए हैं तो आपने कैच भी पकड़े, सारी तफसील से उन्होंने बात बयान की है कि ये सब कुछ तो हो रहा था, या तो आप खेलते ही ना। तो जब आप खेल पड़े थे तो फिर ये इस किस्म की कमीनगी और घटियापन का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इससे अमित शाह के बेटे को नुकसान हो जाता है ना, इसका प्रोड्यूसर तो वो है। तो वो उन्होंने जो बात की कि भारतीय आवाम के अगेंस्ट है ये चीज़ कि आप फिल्म जो है उनको ब्लैकआउट कर दें और ना चलने दें। बिल्कुल सही है जी। अब आपका सवाल रह गया वो कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। जी, एक बात तो ये हमारी इतलात ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक इजलास हो रहा है टू फॉर्मुलेट द रिएक्शन विद कंसल्टेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल दोज हु मैटर। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज की है मुशावरत जो है। तो हमें तवक्को ये है कि वो जो ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें कहा था कि अगर इनको तब्दील न किया गया तो हम टूर्नामेंट से निकल जाएंगे, अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम रहता है तो ये इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है ये तो समझे गया। जी, ऑल्दो बुखारी साहब भारतीय वेबसाइट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि आईसीसी जो है वो उसको इस मुतालबे को मुस्तरद कर रहा है, लेकिन एसीसी ने एट द सेम टाइम जो तहकीकात की हैं उसमें तो ये बात बड़ी क्लियर है कि ये जो रेफरी था ये बायस्ड था। तो एक बायस्ड रेफरी के ये तो फिर रूल्स की खिलाफ वर्जी है। देखिए, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिक टर्म्स में कह दिया है कि ही इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उसने वायलेट किया है आईसीसी के रूल्स को। जी, इसके बाद किसी सबूत की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कब्जा है आईसीसी के ऊपर हिंदुस्तान का, तो वहाँ से कोई तवक्को रखना जो है वो अबस है। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़रूर साथ साथ कही जा रही है कि मुमकिन है एक ऐसा हल ढूंढा जाए जिससे सूरत हाल बिगड़े ना। जी, एक ऑप्शन उसके अंदर जो बताया जा रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है, वो ये है कि उस अंपायर को अब पाकिस्तान और इंडिया के किसी मैच में
मैच रेफरी ना बनाया जाए। या अगर पाकिस्तान के जो दूसरे मैचेस हैं उसमें किसी में भी वो नहीं होगा। दिस कुड बी वन वर्केबल सोल्यूशन। आई डोंट नो पाकिस्तान इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में और कोई घंटे डेढ़ घंटे में बाय द टाइम आवर प्रोग्राम इज़ ओवर फैसला आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या ऑप्ट कर रहा है। मेरा ख्याल ये है, हम अपना मशवरा तो दे सकते हैं ना, इससे तो कोई रोक नहीं सकता हमको, कि वही आर विद मोहसिन नकवी जिसने ये फैसला किया था कि अगर ये नहीं हटता है तो हम इस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो जाएंगे। आई थिंक वी शुड डू इट। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की आज बानी से मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद वो पीटीआई पर भी एक तरफ बरसे हैं, दूसरी तरफ दूसरी साइड के लिए उन्होंने बड़ा नरम गोशा इस्तेमाल किया है। तो इसको आप किस तरह से रिकोड करेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर पार्टी के अंदर ना कोई स्पॉइलर होता है जी। मैं अब ये हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता कि अली अमीन गंडापुर स्पॉइलर हैं, लेकिन बहरहाल वो गुफ्तगू जो करते हैं। जी बुखारी साहब, क्या कहेंगे? एक तो ये बहुत शुक्रिया हमारे प्रोड्यूसर का, वो नीचे टिकट चला देते हैं, वरना ये बोलते क्या है समझ में नहीं आता, कुछ भी है बस बोले चले जाते हैं। एनीवे, इन्होंने जो 2-3 बातें मेरे पल्ले पड़ी हैं वो ये हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनाफिक हैं और वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरफ इशारे हैं ये। वो लोग जो पार्टी के अंदर रह के अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हैं, अली अमीन गंडापुर उन्हीं को जवाब दे रहे थे। ये अब लंबी बहस है, इसे किसी वक्त बाद में करेंगे। एक उन्होंने इरशाद ये फरमाया कि जनाज़ों की सियासत नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनाज़ों की सियासत तो आपके बानी ने शुरू की थी, जब 14 जनाजे रख के हज़ारा के लोग कोयटा में बैठे रहे और इन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं नहीं जाऊँगा जनाजे में। एपीसी में कितने बच्चों का कत्लेआम हुआ, शहीद किया गया उनको, जनाजे में वहाँ भी कोई नहीं गया था। तो ये पता नहीं किसको कह रहे हैं, लेकिन ये रवायत जो है ये उन्हीं की डाली हुई है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ जो हैं वो अना पे होती हैं। तो किसकी अना है, किसको नहीं पता किसकी अना है जी। तो वो भोले आदमी है ना, उनसे कुछ भी निकल जाता है उनके। दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि 9 मई हमारी पार्टी का हिस्सा की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि खुद बानी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने लोगों से कहा था कि मखसूस जगह पर जाएं और जाके एहतजाज करें। वहाँ तस्लीम किया उन्होंने कि हाँ मैंने कहा था 9 मई को, और भाई साहब कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। तो जो ये सब कुछ जो है ये बस गंडापुर कर सकते हैं। गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि रियासत के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, और हम सबको पता है कि रियासत के अगेंस्ट कौन जाता है। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब इससे अब रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे कि केपी में एटलीस्ट ऑपरेशंस होने चाहिए? वो आपका जो इंट्रो था ना इस सेगमेंट का, उसमें आपने बड़ा इशारा किया था कि ये वो जो इनके बारे में कहा जाता है कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, कि कुछ दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ये। तो ये मैं इसके ऊपर भी तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। मुझे एक और बात जो सता रही है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब जंग हुई थी हिंदुस्तान के साथ तो उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था इसको। झूठ बोल रहे हैं गंडापुर साहब। मैं उनको 2 हवाले देना चाहता हूँ, देर में बेपन कर सकता हूँ। उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि हम क्या जंग लड़ेंगे, हमारे पास तो गोले नहीं हैं, हमारे तो टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है, याद होगा आपको भी। दूसरा अलीमा खान, उन्होंने कहा था अभी देखिए आप, मोदी आएगा इनके मुंह पे तमाचा मारेगा चला जाएगा, याद है आपको जी। ये है इनकी सपोर्ट जी। इसको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, देखिए जब तक कोई हुकूमत टेररिज्म को सपोर्ट करती रहेगी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऑपरेशन की मुखालफत केपीके में क्यों की जा रही है जी। वो वहां की पॉपुलेशन को नहीं मार रहे हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उन जंगजुओं को मार रहे हैं जिनको लाके मोहतरम बानी की पार्टी ने बताया था। मुखर्जी साहब, उनके जाने से तो अभी भी कॉन्टिन्यूसली ट्वीट्स की जा रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि अफगानिस्तान के लोगों को, जो अफगान तालिबान यहाँ पर आए हैं, उनको ना निकाला जाए। कॉन्टिन्यूसली ये स्टांस लिया जा रहा है। अब इससे आपको 2 चीज़ें पता चल गई। एक तो ये कि कितनी हमदर्दी ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, और दूसरा ये कि इनकी हमदर्दी है किसके साथ जी। मैंने आपसे ये कहा था, तो मैं फिर जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये रवैया तर्क करना पड़ेगा जी। ये अगर आप तर्क नहीं करेंगे तो इस दहशतगर्दी के नासूर से। बुखारी साहब, क्या ऑप्शंस क्या हैं तहरीक इंसाफ के पास, कैसे सियासी धारे में वापस आ सकती है? जरा जल्दी बताइएगा बिकॉज टाइम शॉर्ट। देखिए, मैं आई एग्री विद यू। देखिए, वो जो था ना कि मैं उनसे बात करूंगा, ताकतवर हल्कों से बात करूंगा, जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करूंगा। ये रट छोड़े,
मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए सियासी जमातों से बातचीत करें। जी। ये बात आपको उन्होंने भी कह दी है जिनसे आप बात करना चाहते थे, और हुकूमत तो बार बार कह ही रही है। तो खुदा के लिए अनाज छोड़ें, ये है वो अनाज जिसका मैंने जिक्र किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, कहीं ना कहीं बात बन जाए। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।